नमस्कार मित्रों, हम लोग रिसर्च के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लगभग 200 के आसपास आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और देरी न करते हुए शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ को। क्वेश्चन क्या है देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 है। 18 क्वेश्चन हम लोग इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं और क्वेश्चन ये 19 है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं फिर इसका आंसर करते हैं। निम्नांकित में से किसे चर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, मतलब चर नहीं माना जा सकता। इसमें से आपको बताना क्या है। इंटेलिजेंस ये वेरिएबल है, एंजाइटी वेरिएबल है, लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन यानी रोशनी का स्तर ये भी आपका चर है, वेरिएबल है। जो आपका एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है ये क्या है, ये चर नहीं है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन नंबर 20। मान लिया जाए कि कोई प्रयोगकर्ता ने किसी स्वतंत्र चर का प्रभाव आश्रित चर पर देखने के लिए 10 साल तथा 20 साल के व्यक्तियों का दो समूह तैयार किया। इस उदाहरण में उम्र निम्नांकित में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है। ठीक है, एज को मतलब किस श्रेणी में रखा जा सकता है, तो आपको आंसर करके बताना है कि एज जो है उसको किस श्रेणी में रखा जा सकता है। टाइप ई स्वतंत्र चर, टाइप एस स्वतंत्र चर, ठीक है, या आश्रित चर या कंट्रोल चर। देखो जो क्या नाम है, जो वेरिएबल है, जो एक्सपेरिमेंटर है, वो जो है दो तरीके से क्या करता है, मैनिपुलेशन करता है स्वतंत्र चर में। ठीक है, एक सिलेक्शन मेथड के माध्यम से, एक डायरेक्ट मैनिपुलेशन के माध्यम से। तो इसी एक को टाइप इस जो स्वतंत्र चर बोलते हैं और एक को टाइप एस स्वतंत्र चर बोलते हैं। तो आप बताओ इसमें क्या किया जा रहा है, बाय सिलेक्शन किया जा रहा है या वैसे किया जा रहा है मैनिपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा टाइप एस स्वतंत्र चर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एज जो है फिक्स है। फिक्स होने के साथ ही क्या होगा, इसको सेलेक्ट करेगा, रैंडमली सेलेक्ट करेगा रिसर्चर बाय सिलेक्शन। ठीक है, बाय सिलेक्शन क्या होगा, मैनिपुलेशन होगा। तो ये टाइप एस हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। आप लोग उत्तर दीजिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि इस तरह के ना क्वेश्चन लगते बहुत इजी हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर आओ तब पता चलता है अरे हम तो गलत कराए। तो बहुत विशेष तरीके से ध्यान से देखना है और पूरा कंसंट्रेशन देना है सॉल्व करते समय, ताकि माइंड में आपके चीज़ें बैठ जाएं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कोई प्रयोगकर्ता ने पठन की क्षमता रीडिंग एबिलिटी पर रोशनी के स्तर का प्रभाव देखने के लिए प्रयोग किया। इसमें इन्होंने दो अवस्थाओं में प्रयोग की पठन क्षमता का परीक्षण किया। एक अवस्था में रोशनी का स्तर पर्याप्त था तथा दूसरी अवस्था में रोशनी का स्तर धीमा था। इन दोनों अवस्थाओं के प्रयोग उम्र तथा बुद्धि में सुमेलित थे। इस प्रयोग में व्यवहारक चर तथा उनके नाम नीचे दिए जा रहे हैं। ठीक है, क्या क्या है, स्वतंत्र चर इसमें से कौन होगा, आश्रित चर कौन होगा, नियंत्रित चर कौन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चर तथा वस्तुओं के नाम को सुमेलित करना है, कौन जो है इसमें सही सुमेलित है। और देखिए बताओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, आप देखो क्या स्वतंत्र चर जो है पठन क्षमता है, पठन क्षमता या स्वतंत्र चर है, बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि देखो यहाँ पे क्या कर प्रयोग करता पठन क्षमता पर रोशनी, ये तो हो गया डीवी, ठीक है। पठन क्षमता क्या हो गया, डीवी हो गया। तो अगर ये आश्रित चर के साथ अगर मैच होता है यहाँ पे जो है बा और छा एक साथ दिया होता तो सही हो जाता। अब देखते हैं नियंत्रित चर। नियंत्रित चर कहाँ है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, आ वाला हो गया ना, दूसरा बा को जा से मिलाया हुआ है। आश्रित चर, आश्रित चर क्या है, आश्रित चर तो पठन क्षमता है, तो ये भी गलत मिला हुआ है, ठीक है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब नियंत्रित नेक्स्ट देखते हैं सा का मिलाया है चा से, यानी कि ये इसको मिलाया है। अब देखते हैं क्या इंटेलिजेंस जो है वो कंट्रोल वेरिएबल है, तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों अवस्थाओं के प्रयोज्य उम्र तथा बुद्धि पर मैच्ड हैं, यानी कि एज को और आईक्यू को, इंटेलिजेंस को, इसको क्या कर रखा है, मैच कर रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंट्रोल वेरिएबल हो जाएंगे। और बा को फिर चा से मिलाया है, तो बुद्धि तो क्या है, बुद्धि जब कंट्रोल वेरिएबल हो जाएगी, कंट्रोल वेरिएबल हो जाएगा तो आश्रित चर थोड़ी होगा, ठीक है। तो आश्रित चर अगर ये जो बा है, बा को छा के साथ मिलाया हुआ होता तो हो जाता। राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर गा हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर गा है। आगे देखते हैं दोस्तों, बढ़िया प्रश्न था, इस तरह से दिमाग हिला देने वाले प्रश्न, थोड़ा ध्यान देना होता है ऐसे प्रश्नों को। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में जिस चर के बारे में प्रिडिक्शन किया जाता है उसे कहा जाता है। बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन बहुत सारे लोग इसका गलत आंसर करेंगे, हमें पता है, क्योंकि यही नहीं पता प्रिडिक्शन किसके ऊपर करना है, किसका इफेक्ट देखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूर्व कथन करना है ना जिस चर के बारे में, तो वो क्या होगा, आश्रित चर होगा। अब देखो आगे प्रश्न है, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रयोगात्मक समूह कहा जाता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। अब देखो एक्सपेरिमेंट है ना, उसके लिए आपको जो ग्रुप चाहिए G1 और G2 या G3 जितने भी हैं वो इक्वल होने चाहिए सभी एस्पेक्ट्स पे। सिर्फ और सिर्फ जो ट्रीटमेंट है उस पे डिफ़र होने चाहिए। ट्रीटमेंट को ही क्या बोलते हैं, आईवी के लेवल्स जो होंगे उस पे केवल डिफ़र होना चाहिए, बाकी सभी तरीके से मैच्ड होने चाहिए। तब आपके जो कॉज है उसका सही इफ़ेक्ट दिखाई पड़ेगा आपके डीवी पर। नहीं तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि अगर आपने इक्वल नहीं कर रखा है ग्रुप्स को तब क्या होगा, आप ये नहीं कह पाएंगे कि आपने जो कॉज या आईवी में मैनिपुलेशन किया है उसकी वजह से डीवी में चेंज आया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक समूह नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 क्या कह रहा है, एक कबूतर को हरा रोशनी जलने पर एक बिंदु पर चोंच मारने के लिए तथा लाल रोशनी जलने पर चोंच नहीं मारने का प्रशिक्षण दिया गया। सही अनुक्रिया पर अर्थात हरा रोशनी जलने पर अनुक्रिया करने पर उसे भोजन दिया जाता था। इस प्रयोग में आश्रित चर क्या होगा, रोशनी का रंग लाल हरा, चोंच मारने की संख्या या रोशनी की इंटेंसिटी या पुरस्कार। आश्रित चर क्या है, स्वतंत्र चर आश्रित चर जिसको मीजर कर रहे हो वो क्या मीजर कर रहे हो आप, नंबर्स जो आप चोंच मारने की संख्या है उसको मीजर कर रहे हो ना, तो इस राइट आंसर जो है हो जाएगा दूसरा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, मान लिया जाए कि एक समाज मनोवैज्ञानिक कोई प्रयोग में यह देखने के लिए करते हैं कि एक छोटी दूरभाष कुटी में जब 6 लोग एक साथ एकत्रित हो जाते हैं तो इससे पुरुष तथा महिला में अस्त व्यस्तता की अनुभूति होती है या नहीं। इस प्रयोग में स्वतंत्र चर क्या होगा, आप बताओ। ये व्यक्तियों का जेंडर होगा, अस्त व्यस्तता की अनुभूति, दूरभाष कुटी का आकार, दूरभाष कुटी में व्यक्तियों की संख्या तथा दूरभाष का आकार। इसका राइट आंसर बताना है हमको, आईवी सेलेक्ट करना है, ठीक है, आईवी बताना है क्या होगा। तो आईवी क्या होगा, 25 का आंसर करो जल्दी से।
तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दूरभाष कोटि में व्यक्तियों की संख्या तथा दूरभाष का आकार। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये क्यों होगा? क्योंकि इसी के इम्पैक्ट तो की वजह से डिस्कम्फर्ट एराइज हो रहा है। ठीक है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नल हाइपोथेसिस क्या है, नल रिजल्ट्स क्या है। स्वतंत्र चर के परिवर्तन के अनुरूप आश्रित चर में परिवर्तन होना नल परिणाम होता है। यही मतलब नल हाइपोथेसिस के बारे में है डायरेक्टली। स्वतंत्र चर के परिवर्तन के अनुरूप आश्रित चर में परिवर्तन का ना होना, एक्सट्रानियस वेरिएबल द्वारा आश्रित चर में परिवर्तन होना, या आश्रित चर पर किसी तरह के परिवर्तन का ना पड़ना। तो अब नल आपको रिजल्ट बताना है क्या होगा। देखो, अब जो भी एक्सपेरिमेंटर होता है उसका क्या उद्देश्य होता है? उसका उद्देश्य ये होता है कि जो भी मैनिपुलेशन करे उसका इम्पैक्ट जो है डीवी पर देखने को मिले, पॉजिटिव या निगेटिव। ठीक है, लेकिन अगर आप मैनिपुलेशन कर रहा है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है तो क्या होगा? वो नल रिजल्ट हो जाएगा आपका। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर का ये आपका खा राइट आंसर, सेकंड नंबर हो जाएगा राइट आंसर। स्वतंत्र चर के परिवर्तन के अनुरूप आश्रित चर में परिवर्तन का ना होना ही क्या कहलाता है? नल रिजल्ट्स कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं एक बार। नियंत्रण चर कंट्रोल चर का दूसरा नाम क्या है? आपको बताना है। मैनिपुलेटेड वेरिएबल कहते हैं इसको, या फिर एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं, या फिर इररिलेवेंट वेरिएबल कहते हैं, या फिर क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। तो आपको पता है मैनिपुलेशन जिसमें करते हो आई होता है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल नाम का कुछ भी नहीं होता, ये फीलिंग वो है। ठीक है, अब इसमें से आप बताना है ये इररिलेवेंट वेरिएबल होगा या एक्सट्रेनियस वेरिएबल होगा। ये दोनों में से आपको सेलेक्ट करके बताना है जल्दी से। तो जो कंट्रोल वेरिएबल होते हैं, कंट्रोल वेरिएबल को ही एक्सट्रेनियस वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर का। क्वेश्चन नंबर 28 फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, केवल ऑप्शन बदल दिए गए हैं। नियंत्रण चर एक तरह का स्वतंत्र चर होता है, पोटेंशियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उपर्युक्त सभी चरों से भिन्न होता है। तो आपको बताना है कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है। सबको पता है, बहुत इजी प्रश्न है। ये स्वतंत्र चर की तरह होता है, लेकिन ये पोटेंशियल स्वतंत्र चर होता है। ठीक है, फुल्ली नहीं होता। पोटेंशियल स्वतंत्र चर क्यों बोलते हैं इसको, कंट्रोल वेरिएबल को? क्योंकि अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए, ठीक है, अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो ये हमारे जो आउटकम वेरिएबल है, आउटकम वेरिएबल इसको डीवी बोलते हैं, उस पर अपना प्रभाव दिखा सकता है। ठीक है, इस वजह से इसको हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, और इसी वजह से इसको पोटेंशियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है किसी भी प्रयोग में नल परिणाम के उत्पन्न होने का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है? जो आपको नल हाइपोथेसिस आपकी अगर सही हो रही है, यानी आपके आउटकम्स फेवर में है नल हाइपोथेसिस के, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? पहला रीज़न लिखा है कि स्वतंत्र चर का अविश्वसनीय होना, आश्रित चर में कुछ कमी रह जाना, बहिरंग चरों पर पर्याप्त नियंत्रण का ना होना, आश्रित चर पर अविश्वसनीयता, आश्रित चर में अविश्वसनीयता का होना। अब इसमें से क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ। बहुत सरल प्रश्न है, और बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका 3 नंबर का हो जाएगा। क्योंकि जब आप एक्सट्रेनियस वेरिएबल कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आपके क्या होंगे, जो नल है रिजल्ट्स वो क्या होंगे, नल रिजल्ट्स क्या होंगे, वो प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इसलिए जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है इनको कंट्रोल करके रखना पड़ता है, ताकि इनका इम्पैक्ट हमारे डीवी पे ना पड़े। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नल हाइपोथेसिस का क्वेश्चन आ गया। नल हाइपोथेसिस तथा नल रिजल्ट्स में निम्नांकित में से कौन अंतर अधिक उपयुक्त है? अब बताओ नल हाइपोथेसिस क्या है, नल रिजल्ट क्या है। नल हाइपोथेसिस ये बतलाता है कि स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि नल रिजल्ट्स एक ऐसा प्रयोगात्मक परिणाम है जहां आश्रित चर पर स्वतंत्र चर से प्रभावित नहीं होता, आश्रित चर स्वतंत्र चर से प्रभावित नहीं होता।
ठीक है। या नल प्राकल्पना एक काल्पनिक अवस्था है, जबकि नल रिजल्ट्स एक प्राप्त अवस्था होती है। नल प्राकल्पना जीरो डिफरेंस का प्राकल्पना है, जबकि नल रिजल्ट्स एक शून्य या जीरो आउटकम की घटना है। नल प्राकल्पना एक अनुमान है, जबकि नल रिजल्ट्स एक ऑब्जर्वेशन है। तो आपको बताना है इस करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है दोस्तों। अब देखो, बहुत ही इजी इसका आंसर भी होगा, जितना कठिन प्रश्न है। आंसर नंबर 2 हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस क्या होती है? एक टेंटेटिव और इमेजिनेटिव जो है आउटकम होता है। एक काल्पनिक जो हम क्या बनाते हैं, आउटकम बनाते हैं, टेंटेटिव आउटकम बनाते हैं। वो जो काल्पनिक होता है रियल में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है, ऐसे सोच के चलते हैं। तो ये तो काल्पनिक हो जाएगा। और दूसरा जो आउटकम है वो आपके ऑब्जर्वेशन के बेस पे प्राप्त होता है, नल परिणाम, ठीक है। यानी कि रिलेटेड तो इसी से होता है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन आपने किया है, आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है, उसके आधार पे ये एक अवस्था प्रूवन अवस्था होती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 31 क्या है। चरों के स्वरूप को मद्देनज़र रखते हुए स्वतंत्र चर को कई भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से किसे उस सूची में नहीं रखा जा सकता है। यानी स्वतंत्र चर को कई भागों में बांटा गया है, किसके आधार पर बांटा गया है, ठीक है। और इसमें से एक नहीं है जिसके आधार पर स्वतंत्र चर को बांटा गया है। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, कार्य के आधार पर स्वतंत्र चर बांटे गए हैं। पर्यावरणीय जो चर हैं उसके बेस पे हैं। प्रयोज्य चर के आधार पर बांटा गया है, लेकिन क्वांटिटेटिव वेरिएबल के रूप में नहीं बांटा गया, परिमाणात्मक वेरिएबल के रूप में स्वतंत्र चर को नहीं बांटा गया है। बिल्कुल सही राइट आंसर है। आगे देखते हैं 32। व्यक्ति के उम्र को आप निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे? जो है सब्जेक्ट रिलेवेंट वेरिएबल होगा, या सिचुएशनल होगा, या सीक्वेंस रिलेवेंट वेरिएबल होगा। तो आप बताओ राइट आंसर इसका क्या होगा। एज क्या है, एज किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा 32 का? जल्दी से आंसर करो। 32 का होगा, ये एक प्रयोज्य चर है, सब्जेक्ट से रिलेटेड चर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पहला हो जाएगा। 33 देख लेते हैं। वैसा चर जिसके मूल्य को गिनती करके निर्धारित किया जाता कहा जाता है। मूल्य को निर्धारित करना, गिनती करना क्या होगा? आप बताओ जल्दी से। देखो, एक सतत चर होता है और एक असतत चर होता है। तो सतत चर क्या है? काउंटिंग करके आप निर्धारित कर रहे हो तो वो क्या होगा? असतत चर हो जाएगा, डिस्क्रीट वेरिएबल हो जाएगा, पुनः उसको खंडित नहीं किया जा सकता। सतत चर क्या है? इसको खंडित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर घ, ठीक है। आगे देखते हैं 34 नंबर पे क्या बता रहा है क्वेश्चन। परिवार में सदस्यों की संख्या एक एग्जाम्पल है गुणात्मक चर, असतत चर, सतत चर का। तो आप जल्दी से आंसर करो, ऊपर वाले से की तरह है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 34, जल्दी से आंसर करो दोस्तों। क्या होगा? सेम होगा, असतत चर होगा, क्योंकि परिवार की संख्या जो है निर्धारित है वो पॉइंट्स में नहीं आएगी, खंडित नहीं होगी। 3 सदस्य हैं तो 3 होगा, 3.1 नहीं, 2, 3, 4 नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये असतत चर हो जाएगा। एज क्या है? व्यक्ति की आयु एक उदाहरण है। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल की, गुणात्मक वेरिएबल की, या असतत चर की? तो अब ये बताओ, जस्ट विपरीत है ऊपर वाले क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयु क्या है? असतत चर है। इसमें क्या होता है? ईयर आता है व्यक्ति का, मंथ आता है, ठीक है, और डेज आते हैं, उसके बाद टाइम जो होता है आवर्स वो आते हैं। तो ये पॉइंट में बढ़ता चला जाता है। ये खंडित चर है, इसलिए क्या होगा? ये आपका सतत चर कहलाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन बचे हैं अभी। कोई भी मनोवैज्ञानिक समस्या को तभी समाधेय
यानी सॉल्युबल कहा जाता है जब उसका एम्पिरिकल टेस्ट संभव हो, उसका ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन संभव हो, उसका फॉर्मल टेस्ट संभव हो, उसमें क्रमबद्धता का गुण हो। आप बताओ, इसमें सभी आंसर सही लग रहे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या होगा, जब एम्पिरिकल टेस्ट जो है, जब एम्पिरिकल टेस्ट आप कर संभव हो रहा है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का, तब क्या होगा, वो सॉल्युबल होगा। बिल्कुल सही, राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह क्या रहा है, और पढ़ते हैं, इसको बीच में कर देते हैं। शोध समस्या तथा शोध प्रकल्पना में मुख्य अंतर यह है कि, यानी कि शोध समस्या किसे कहते हैं और रिसर्च हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च हाइपोथेसिस। शोध समस्या से सिर्फ यह पता चलता है कि समस्या क्या है, जबकि शोध प्रकल्पना से पता चलता है कि समस्या का हल किस तरह हो सकता है। शोध समस्या प्रश्नवाचक स्टेटमेंट होता है, जबकि शोध समस्या घोषणात्मक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। शोध समस्या अपने आप में जांचनीय नहीं होती है, जबकि शोध प्रकल्पना एक टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है। शोध समस्या शोध का एक प्रारंभ बिंदु होता है, जबकि प्रकल्पना शोध का एक मिडिल पॉइंट होता है। तो आपको राइट आंसर बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 37 है दोस्तों, इसका आंसर बताओ। अब ये बताओ, मोस्ट सूटेबल आंसर इसका क्या होगा, ये होगा गा। क्यों होगा, देखते हैं एक बार। तो इसका राइट आंसर गा हो जाएगा। जो शोध समस्या है, क्या उसको टेस्ट कर सकते हो, नहीं। जो हाइपोथेसिस बनाते हो उसी की तो जांच करते हो, बिल्कुल सही है। तो यही क्या होगा, ये आपका मुख्य अंतर में आएगा। अंतर वो भी हैं ऊपर वाले भी, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो यही है, तीसरे नंबर वाला। ठीक है, उसी के बेस पे वो डिफरेंट होते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न। मनोवैज्ञानिक अपने प्रयोग के आधार पर जिस हाइपोथेसिस की संपुष्टि करता है उसे कहा जाता है। आप बताओ, यूनिवर्सल हाइपोथेसिस, एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 38 है, जल्दी से आंसर करो दोस्तों, बहुत सरल है। ये शोध जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है उसको क्या करता है, साइकोलॉजिस्ट टेस्ट करता है, संपुष्ट करता है, कंफर्मेट करता है। ठीक है, किसके आधार पे करता है, नल हाइपोथेसिस के आधार पे करता है। क्योंकि जब आपकी नल हाइपोथेसिस क्या होती है, रिजेक्ट हो जाती है, तब आप क्या करते हो, आपकी जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों। 39 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, निम्नांकित में से किसे एक उत्तम शोध प्रकल्पना की विशेषता श्रेणी में नहीं रखेंगे या नहीं रखा जा सकता। नहीं का आंसर आ गया दोस्तों, कुछ प्रश्न आ गया, इसका आंसर क्या करेंगे देखते हैं। प्रकल्पना को पार्सिमोनियस होना चाहिए, प्रकल्पना टेस्टेबल होना चाहिए, प्रकल्पना के क्षेत्र में अन्य प्रकल्पनाओं के साथ तालमेल बनाए रखना चाहिए, प्रकल्पना को चरों के संबंधों पर आधारित होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जिसको नहीं रखेंगे, इसमें नेगेटिव वाला रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो जल्दी से, उसका आंसर करो दोस्तों। अब जो हाइपोथेसिस है वो जो है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, प्रकल्पना को चरों के संबंधों पर आधारित होना चाहिए, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, जो आपकी हाइपोथेसिस है क्या है, नल हाइपोथेसिस सीधा सीधा क्या कहती है, वही कोई संबंध ही नहीं है, तो क्या ज़रूरी थोड़ी है, ये तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। सीधा क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, मनोवैज्ञानिक शोधों में प्रकल्पना के कई कार्य होते हैं, निम्नांकित में से किस कार्यों की इस सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो हाइपोथेसिस है उसके फंक्शंस हैं दिए गए हैं, अब इसमें से उसका फंक्शन नहीं है, क्या नहीं है देख रहे हैं। सिद्धांतों की जांच करना, किसी घटना का वर्णन करना, नए सिद्धांतों को प्रतिपादन करना, पहले से प्राप्त तथ्यों का सत्यापन करना। तो इसका आंसर को जल्दी से दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। को जो हाइपोथेसिस है उसका काम ये नहीं है कि पहले से प्राप्त तथ्यों का सत्यापन करना, ठीक है, ये कार्य नहीं है। ठीक है,
हाइपोथेसिस का, जो रिसर्च हाइपोथेसिस है पहले से प्राप्त तथ्यों का सत्यापन करना नहीं है, जबकि सिद्धांतों की जांच करना है, किसी घटना का वर्णन करना है और नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना जो है शोध जो हाइपोथेसिस उसका कार्य है, फंक्शन है। ठीक है, पहले से प्राप्त तथ्यों का सत्यापन करना, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, प्रयोगों में बहिरंग चरों की नियंत्रित करने की कई विधियां हैं, निम्नलिखित में से एक उपयुक्त विधि नहीं मानी जा सकती है। बताओ एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करने की विधियों में से कौन सी जो है उपयुक्त नहीं मानी जा सकती है। आपके पास है कॉन्स्टेंसी है, बैलेंसिंग है, एलिमिनेशन है और रैंडमाइजेशन है। तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। एलिमिनेशन जो मेथड है वो ज़्यादा उपयुक्त नहीं मानी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में नहीं रखा जा सकता। वन शॉट केस स्टडी डिज़ाइन, वन ग्रुप प्री पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिज़ाइन या काउंटर बैलेंसिंग डिज़ाइन। तो आप बताओ इसको प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, आप बताओ क्वेश्चन नंबर 42 का आपका हो जाएगा काउंटर बैलेंसिंग डिज़ाइन। ठीक है, काउंटर बैलेंसिंग डिज़ाइन कोई डिज़ाइन नहीं होती है। ये काउंटर बैलेंसिंग क्या है, एक टेक्निक है जिससे हम जो है एरर्स को रोकने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मान लो जो रिपीटेड मेजर डिज़ाइंस होती हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आती है फटीग की और प्रैक्टिस की, तो इनको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये राइट आंसर नहीं होगा, इसका सही आंसर यही है। ठीक है, आगे देखते 43 क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, देखते हैं। प्रयोग के लिए जो प्रतिदर्श आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं उसे कहा जाता है। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग आंसर को इसको रैंडम सैम्पलिंग कहा जाता है, इंसिडेंटल सैम्पलिंग कहा जाता है, स्ट्रैटिफाइड या कोटा। तो इसको बोलते हैं क्या, जल्दी से आंसर को, बहुत ईजी प्रश्न है दोस्तों। ये हो जाएगा आपका इंसिडेंटल सैंपल। ठीक है, जो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए, ठीक है, आसानी से, उसको बोलेंगे इंसिडेंटल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। कोटा सैम्पलिंग का उदाहरण है, रैंडम सैंपल का है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल का है, संभावित असंभावित मतलब प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों का मिश्रण है, या स्नोबॉल सैंपल का है। तो आप बताओ जल्दी से दोस्तों ये क्या है। सीधा ये बहुत बार प्रश्न आता है, ये आपका हो जाएगा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है ये। ठीक है, कोटा सैम्पलिंग राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का देख लेते हैं आंसर जल्दी से। शोध डिज़ाइन की कुछ कसौटियाँ हैं जिनके आधार पर उसकी परख की जाती है, निम्नलिखित में से किसे एक उत्तम कसौटी आप नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कसौटियाँ दी हुई हैं, आप उत्तम कसौटी नहीं कहेंगे जिसके आधार पे परख की जाती हो, राइट शोध डिज़ाइन की परख की जाती हो। शोध समस्या के समाधान की क्षमता, बहिरंग चरों का नियंत्रण करने की क्षमता, जनरलाइजेशन करने की क्षमता, रिलेबिलिटी को उत्तम बनाए रखने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 45 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 45 का ये हो जाएगा रिलेबिलिटी को उत्तम बनाए रखने की क्षमता। ठीक है, क्योंकि जो रिलेबिलिटी है तो शोध डिज़ाइन का काम ही नहीं है। रिलेबिलिटी क्या है, रिलेबिलिटी जो होगा वो आपके टेस्ट से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको उन्नत कैसे बनाना है वो आप शोध डिज़ाइन से नहीं जान सकते। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। सिंगल सब्जेक्ट रिसर्च में निम्नलिखित में से किस डिज़ाइन का प्रयोग श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। ए डिज़ाइन और रिवर्सल डिज़ाइन। सिंगल सब्जेक्ट के लिए कौन सा श्रेष्ठ विधि नहीं है, बस यही पूछ रहा है। ए डिज़ाइन
और रिवर्सल डिज़ाइन इसी को बोलते हैं। मल्टीपल बेसलाइन डिज़ाइन, मल्टीपल ट्रीटमेंट डिज़ाइन, फैक्टोरियल डिज़ाइन। तो सिंगल सब्जेक्ट है तो क्या होगा, सिंगल सब्जेक्ट को फैक्टोरियल की बात ही नहीं होगी, तो सीधा सीधा ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 4 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं दोस्तों, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी सॉल्व कर लेते हैं उनको भी। जब किसी प्रयोग का उद्देश्य स्वतंत्र चरों को आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभाव का ही अध्ययन नहीं करना होता, बल्कि यह भी अध्ययन करना होता है कि विभिन्न स्वतंत्र चरों के अंतःक्रिया का आश्रित चर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस परिस्थिति में कौन सी शोध डिजाइन सबसे अधिक उपयोगी होगी। ये कहने का मतलब यही है इसका, ठीक है। तो आप देखो कौन सी विधि लगाओगे, काउंटर बैलेंसिंग लगाओगे, इक्विवेलेंस टाइम सीरीज डिजाइन लगाओगे, फैक्टोरियल डिजाइन लगाओगे, या फिर पोस्ट टेस्ट ओनली इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन लगाओगे। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। इंटरेक्शन इफेक्ट किस में देखते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 47 जो फैक्टोरियल डिजाइन है वो यूज करोगे, क्योंकि आपको इंटरेक्शन इफेक्ट देखना है, ठीक है। आगे देखते हैं हाथरन इफेक्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। हाथरन इफेक्ट क्या है, एक ऐसा प्रभाव जिसमें बहिरंग चरों पर नियंत्रण कायम करने की में सुविधा होती है। एक ऐसा चर जिसमें प्रयोज्यों का निष्पादन इस चेतना से प्रभावित होता है कि वे किसी प्रयोग में प्रयोज्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। एक ऐसा प्रभाव जहां सब्जेक्ट को यह पता नहीं होता है कि वे किस तरह के प्रयोग में कार्य कर रहे हैं, या एक ऐसा प्रयोग जो प्रयोगकर्ता अचेतन रूप से प्रयोग के परिणाम पर प्रभाव डालकर उसे प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, हाउथरन इफेक्ट क्या है। 48 नंबर बताओ जल्दी से आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकेंड नंबर का। ये इसकी डिफिनीशन है हाउथरन इफेक्ट की। हाउथरन इफेक्ट एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें प्रयोज्यों का निष्पादन प्रभावित होता है। कब, जब उनको ये पता चल जाता है कि वो किसी एक्सपेरिमेंट के में पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रयोग के रूप में, ठीक है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। 49 क्या कहता है, जब कोई प्रयोगकर्ता नल हाइपोथेसिस को सही रखते हुए भी उसे रिजेक्ट कर देता है तो इसे क्या कहा जाता है। देखो अब यहाँ पे बढ़िया आपको एक आ गया, आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या कर रहा है, सही है, ट्रू हो गई है, लेकिन आपने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। ट्रू होने पे रिजेक्शन दे दिया, तब क्या होगा, आप इसका राइट आंसर करो, फिर अभी हम इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं। सीधा सीधा इसमें क्या होगा, ट्रू होने पे अगर आप उसको सही मान रहे हो तो टाइप 1 एरर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, फॉल्स है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तब आप क्या करोगे, टाइप 2 एरर करोगे, ठीक है। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर नल हाइपोथेसिस के एक्सेप्टेंस से और रिजेक्शन से रिलेटेड है। सही होने पे रिजेक्ट कर दिया, टाइप 1 एरर हो गया, और रॉन्ग होने पे एक्सेप्ट कर लिया, टाइप 2 एरर है, ठीक है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, एक ऐसा कथन जो यह बतलाता है कि चरों के बीच का उल्लिखित संबंध सभी जगह तथा सभी समयों में सही होगा को कहा जाता है। यानी कि एक ऐसा कथन जो सभी जगह और सभी समय में सही होगा उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, यूनिवर्सल हाइपोथेसिस, एक्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस, इसमें कोई नहीं, तो क्या सब जगह सही होगी, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, यूनिवर्सल जो हाइपोथेसिस होती है वो सब जगह से ट्रू होती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, जब कोई कथन यह बतलाता है कि प्रयोग में भाग ले रहे कई समूहों में से समूह को एक पेयर का आश्रित चर पर आए मीन स्कोर्स में कोई अंतर नहीं, तो इसे क्या कहते हैं। जब कोई अंतर नहीं होता तो क्या होता है, कीवर्ड मिल गया आपको, सीधे आंसर कर दो इसको बोलते हैं पार्शियल नल हाइपोथेसिस। क्योंकि आपके पास कई सारे समूह, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जब कोई कथन यह बतलाता है कि प्रयोग में भाग ले रहे कई समूहों में से एक युग्म अगर सभी की बात कर देता कि सभी युग्म, तो क्या होता, वो नल हाइपोथेसिस हो जाता है। लेकिन कई समूह हैं उसमें से सिर्फ एक समूह में जो है अंतर नहीं है, तो वो पार्शियल नल हाइपोथेसिस हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, जिस प्रयोग का उद्देश्य मुख्य प्रयोग में होने वाली कठिनाइयों की पहचान करना उसे क्या कहा जाता है। क्रूशियल एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोरेटरी, पायलट और कन्फर्मेटरी। तो आप इसका आंसर करेंगे जल्दी से, इसका हो जाएगा पायलट स्टडी से है आप क्या जांच करते हो, आप आने वाली प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों की पहचान करते हो। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं जल्दी से दोस्तों।
बाकी बाद में सॉल्व करेंगे इसके आगे की सीरीज। क्वेश्चन नंबर 53 आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है, मैच है। जो बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन एक ऐसा डिज़ाइन है जिसमें आईवी के लिए अलग अलग समूह होते हैं, बिटवीन ग्रुप में अलग अलग समूह होते हैं। ऐसा होता है क्या, आप बताएंगे। स्थिरता कांस्टेंसी क्या है। एक ऐसी परिस्थिति में आईवी डीवी के मूल्य को स्थिर कांस्टेंट रखा जाता है। बैलेंसिंग क्या है। एक ऐसी प्रयोगात्मक स्थिति जिसमें प्रयोगकर्ता इस बात पर विश्वास होता है कि बहिरंग चर प्रत्येक समूह को बराबर ढंग से प्रभावित करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। एक्सपेरिमेंटल एरर क्या है। परिवर्तन के सभी अनियंत्रित स्रोतों का प्रयोग जो डीवी को प्रभावित करता है। तो आप बताइए इसमें से कौन ऑप्शन सही है, कौन गलत है। एक ठीक, इसमें 3 तो सही होंगे, एक गलत होगा, तो आपको वही चूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर जल्दी से बताएं। आप लोगों को पता होगा, बेसिक रिसर्च क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कांस्टेंसी क्या होती है, डिफिनीशन पता है ना कांस्टेंसी की। इसमें आईवी डीवी की बात नहीं होती कांस्टेंसी में, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा इसको एलिमिनेट कर दोगे, हटा दोगे, ठीक है। आसादा हो जाएगा, आसादा राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों सही हैं, कांस्टेंसी नहीं सही, क्योंकि इसका कांस्टेंसी में क्या होता है, आईवीडीवी की बात नहीं होती है। जो कांस्टेंसी का मतलब जो कोई ऐसा वेरिएबल जो हमारे डीवी को प्रभावित कर रहा है उसको हम सभी ग्रुप में स्थिर रखते हैं, ठीक है, उसको वो होता है। यहाँ आईवीडीवी के मूल्य को स्थिर नहीं रखा जाता, सिर्फ वो जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है जो हमारे डीवी को प्रभावित करता है उसको स्थिर रखा जाता है। तो इसलिए क्या होगा, बी एलिमिनेट हो जाएगा और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर का हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो ये रहे कुछ प्रश्न 19 से लेकर 53 तक। इसके 54 से आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम लोग लगभग 200 से 220 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। 200 + 20 लगभग इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आने वाले समय में। ये आपके जो प्रश्न हैं, आपकी जितनी भी रिसर्च आपने पढ़ी है उसको पूरा रिवाइज कर देंगे, ठीक है, रिवाइज कर देंगे। आप सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर देंगे यहाँ पे। और इस सीरीज में बने रहिए हमारे साथ। आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।